नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने भारी भ्रष्टाचार और साठगांठ वाले पूंजीवाद पर संदेह जताते हुए तेलंगाना में अमृत 2.0 योजना के तहत दिए गए 8,888 करोड़ रुपए के टेंडर रद्द करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र से निविदा प्रक्रिया की गहन जांच करने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने आज दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि साठगांठ वाले पूंजीवादी भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कांग्रेस के लोकसभा नेता राहुल गांधी की भ्रष्टाचार और साठगांठ वाले पूंजीवाद के खिलाफ लगातार आलोचना की ओर ध्यान आकर्षित किया और साथ ही ये भी बताया कि लोग कितने शक्तिशाली हैं। उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली लोगों से जुड़े लोग सत्ता केंद्र की निकटता का दुरुपयोग करने और धन इकट्ठा करने में सक्षम है। इसकी तुलना तेलंगाना में घोर कदाचार से की गई है। केटीआर ने कहा है कि पूरी परियोजना को रद्द करने और विभागीय जांच के आदेश देने की भी मांग की है। अमृत टेंडर का ठेका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बहनोई को दिया गया था, जिसके बाद ये मामला शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। बैठक में आगामी राष्ट्रीय चुनाव की रणनीतियों सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित होने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत में तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और राष्ट्रीय नेताओं के साथ समन्वय में सुधार से संबंधित मुद्दे भी शामिल होंगे। रेवंत रेड्डी के दौरे को जातिगत जनगणना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। खड़गे सहित एआईसीसी नेताओं के साथ रेवंत रेड्डी की बैठक तेलंगाना और पूरे भारत में पार्टी की भविष्य की योजनाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मूसी नदी सौंदर्यीकरण पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने कहा है कि मूसी सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। मूसी नदी परियोजना में लूटपाट करके वो दिल्ली में अपने कांग्रेस नेताओं को नकदी के सूटकेस भेज रहे हैं। ये सौंदर्यीकरण नहीं, लूटीकरण है। कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं है। लेकिन रेवंत रेड्डी घरों को तोड़ना चाहते। परियोजना की लागत भी बढ़ती जा रही। ये पूरे देश में निर्माण में सबसे बड़ा घोटाला है। वहाँ पे जो हो रहा है ग्राउंड पे, मूसी ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रहा है। मूसी में लूट करके दिल्ली वाले कांग्रेस पार्टी जो है उन तक बड़े बड़े रकम के सूटकेस और बैग्स पहुंचाने की कोशिश जारी है। वहां पे जो हो रही है ब्यूटिफिकेशन नहीं है बल्कि लूटिफिकेशन है। इसलिए वी आर अगेंस्ट द लूट इन मूसी बिकॉज देयर इज नो डीपीआर, देयर इज नो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बट रेवंत रेड्डी वांट्स टू बुलडोज हाउसेज, रेज हाउसेज विदाउट एनी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। नाउ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल्सो कीप्स गोइंग अप मैजिकली। अगर आप देखेंगे, एक दिन चीफ मिनिस्टर कहते हैं 50,000 करोड़ खर्च करेंगे, अगले दिन टूरिज्म मिनिस्टर कहते हैं 70,000 करोड़, तीसरे दिन फिर चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 1,50,000 करोड़। तो डीपीआर ना होते हुए अगर कॉस्ट एस्केलेशन इतना ज्यादा हो रहा है, मुझे तो लगता है दिस इज द बिगेस्ट स्कैम इन द मेकिंग इन द एंटायर कंट्री। नमामि गंगे जैसी प्रोजेक्ट जहां पे केंद्र सरकार 40,000 करोड़ खर्च करती है और 2,400 किलोमीटर में अगर गंगा बहती है, उतना बड़ा स्ट्रेच में काम करने की प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। 17 करोड़ पर किलोमीटर यहाँ पे खर्चा होता है, बट वहां पे रेवंत रेड्डी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसमें पर किलोमीटर कॉस्ट है 2700। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और गड़बड़ी को रोकने के मद्देनजर हैदराबाद शहर के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने 11 नवंबर से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय के आसपास 500 मीटर के दायरे में सार्वजनिक समारोह, धरनों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। यह आदेश बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो 5 या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने, जुलूसों, रैलियों, सार्वजनिक बैठकों और प्रतीकों या संदेशों के किसी भी प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाता है जो सार्वजनिक अशांति को भड़का सकते हैं। आयोग ने कहा है कि नया आदेश 11 नवंबर से अगली सूचना तक लागू होगा। आयुक्त ने एक बयान में बताया कि हालांकि शांतिपूर्ण धरने और विरोध प्रदर्शन की अनुमति केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर है और हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं भी किसी भी धरने या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि जनता को सूचित किया जाता है कि सचिवालय के आसपास 500 मीटर की दूरी पर उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति उचित दंड प्रावधानों के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा। बीआरएस के विधायक टी हरीश राव ने आज प्रस्तावित फार्मासिटी के विरोध के बाद विकाराबाद जिले में किसानों की हिरासत पर तेलंगाना सरकार की आलोचना की है। विकाराबाद के कोडंगल में लोगों की हिरासत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राव ने इसे अमानवीय बताया। ये घटना लकचल्ला गांव में हुई, जहां लगभग 300 पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने टिप्पणी की है कि फार्मासिटी परियोजना का विरोध करने और अपनी जमीन की रक्षा करने की कोशिश करने वाले लोगों के साथ दुर्व्यवहार होते देखना दर्दनाक है।
तेलंगाना के पूर्व वित्त मंत्री ने आधी रात को विकाराबाद में लोगों को गिरफ्तार करने और उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए सरकार और सुरक्षा कर्मियों की आलोचना की है। ये आरोप लगाते हुए कि फार्मासिटी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के पीछे एक गुप्त दृश्य है। सिद्दीपेट विधायक ने मांग की है कि इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। एक सभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है, फिर हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर मत आना, इधर तुम्हारा कोई काम नहीं है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ पर आकर हमको धमकियाँ दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडल हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता है, क्योंकि औरंगजेब तो एक आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब तो तिरंगा लहराएगा पूरे पाकिस्तान पर। वहीं छत्रपति संभाजीनगर में एक जनसभा के दौरान बीजेपी नेता फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देना होगा। कांग्रेस ने आज दावा किया है कि कर्नाटक में उसकी सरकार ने चुनावी वादों को पूरा किया है और जनता के जीवन में समृद्धि लाई है। कांग्रेस के महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा है कि पार्टी ने राज्य में 5 गारंटी के वादों को पूरा कर राज्य के लोगों को समृद्धि, समानता और न्याय दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। रमेश ने बताया कि गृह लक्ष्मी योजना के तहत कर्नाटक की 1.22 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में 25,407 करोड़ रुपए की वार्षिक निधि भेजी गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनके परिवारों में समृद्धि लाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि अन्न भाग्य योजना के तहत 4.08 करोड़ नागरिकों के खाते में 8,433 करोड़ रुपए भेजे गए हैं ताकि उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस नेता ने बताया कि गृह ज्योति योजना के तहत 1.64 करोड़ परिवारों को 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने के लिए 9,455 करोड़ रुपए की वार्षिक निधि का प्रावधान किया गया है। वहीं महिलाओं के लिए शक्ति योजना के अंतर्गत मई 2023 से अब तक 320 करोड़ से ज्यादा निःशुल्क बस यात्राओं पर 7,310 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं युवाओं को रोजगार में मदद देने के उद्देश्य से युवा निधि योजना के तहत 5 लाख स्नातक और डिप्लोमा धारकों को स्नातक या डिप्लोमा पूरा करने के बाद प्रतिमाह 3,000 या 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। जयराम रमेश ने विश्वास जताया कि कर्नाटक के लोग आगामी उपचुनाव में कांग्रेस के वादों और गारंटी के प्रति समर्थन दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया और वो निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। कर्नाटक सरकार में एक मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी को कालिया कहा है। उनकी टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है। जेडीएस और बीजेपी दोनों मिलकर कांग्रेस को घेर रही है। जेडीएस मल्लिकार्जुन खड़गे, एच.सी. महादेवप्पा, सतीश जारकिहोली, प्रियंक खड़गे और के.एच. मुनियप्पा का रंग पूछ रही है। साथ ही कुमारस्वामी पर टिप्पणी करने वाले मंत्री को बर्खास्त करने की भी मांग कर रही है। केंद्रीय मंत्री पर यह टिप्पणी कर्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने की। इसे नस्ली टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। मामले ने तूल पकड़ा तो खान बैकफुट पर आकर उनका कहना है कि उनका मकसद कुमारस्वामी को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी अक्सर उन्हें कुल्ला यानी बौना कहते हैं। वो कुमारस्वामी को करियन्ना यानी काला भाई कहते हैं। जमीर रामनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने कहा है कि चन्नापटना से कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के पास इससे पहले बीजेपी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ मतभेद की वजह से उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वो जेडीएस में नहीं शामिल होना चाहते थे क्योंकि कालिया कुमारस्वामी बीजेपी से ज्यादा खतरनाक है। हालांकि अब योगेश्वर कांग्रेस में वापस आ गए हैं। केरल में वायनाड लोकसभा सीट और चिलक्कारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसके लिए चुनाव प्रचार थम गया। दोनों जगह मतदान 13 नवंबर को होना है। वायनाड सीट से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है। उनके सामने एलडीएफ ने सत्यन मोकेरी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। वायनाड में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन प्रियंका गांधी ने कहा है कि मैं 35 सालों से प्रचार कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे खुशनुमा अभियान रहा है। वायनाड में मैं जहाँ भी गई मुझे अपार प्यार मिला और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। आपके प्यार ने पूरे अभियान के दौरान मुझे ऊर्जा से भर दिया। संसद में आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। वायनाड में प्रचार करते हुए मैंने आपकी चिंताओं को समझने की कोशिश की है। मैं जिस भी व्यक्ति से मिली उसने मुझे प्रेरित किया और मैंने वायनाड में भारत की खूबसूरती को देखा है। मुझे आप सभी से बहुत प्यार मिला है। हालांकि मेरे भाई को यहाँ से जाने यानी इस्तीफा देने का दुख है, लेकिन मुझे लगता है कि वो खुश हैं कि मैं आपके लिए समर्पण के साथ लड़ने के लिए यहाँ हूँ। कर्नाटक की शिवगांव, चन्नापटना और संदूर विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है।
इन पर भी सोमवार शाम को प्रचार थम गया है। शिवगांव में 8, चन्नापटना में 31 और संदूर में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के बेटे भरत को शिवगांव से मैदान में उतारा है। भरत का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार यासिर अहमद खान पठान से है। बीजेपी ने संदूर से बंगारू हनुमंत को उम्मीदवार बनाया है। उनका सामना कांग्रेस की अन्नपूर्णा से है। वहीं चन्नापटना से एनडीए के उम्मीदवार सहयोगी पार्टी जेडीएस ने निखिल कुमारस्वामी को उतारा है। कांग्रेस के दिग्गज सीपी योगेश्वर से उनका मुकाबला होगा। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।